भारत में यूनियनों, श्रम भेदभाव और आधुनिक कार्यबल पर सिद्धांत। भारत में यूनियनों, श्रमिक अधिकारों और चुनौतियों को समझना जब कर्मचारी और मालिक भिड़ते हैं। संघर्ष सिद्धांत कहता है कि श्रमिक और नियोक्ता स्वाभाविक रूप से असहमत हैं। यूनियनें इसलिए बनती हैं ताकि कर्मचारी एकजुट होकर बेहतर वेतन और कामकाजी परिस्थितियों की मांग कर सके और गलत व्यवहार के खिलाफ लड़ सके। बहुलवादी सिद्धांत समाज को विभिन्न हितों वाले समूहों जैसे संघों के रूप में देखता है। वे मालिकों की शक्ति और संतुलित करते हैं और नौकरी बाजार को निष्पक्ष बनाते हैं। कुछ श्रमिकों को भेदभाव का सामना क्यों करना पड़ता है? कुछ बॉस गलत सोचते हैं कि कुछ समूह जैसे महिलाएं या फिर अल्पसंख्यक अपनी नौकरियों में कम अच्छे हैं, इसलिए हो सकता है कि वे उन्हें कम पर न रखें, भले ही वे महान कर्मचारी हों। औपनिवेशिक काल की तरह पिछला अनुचित व्यवहार आज भी लोगों को चोट पहुंचा सकता है। इसका मतलब है कि कुछ लोगों को शिक्षा और नौकरियों के लिए समान अवसर नहीं मिले। हमारे अधिकार और मदद करने वाले नियम। भारत का संविधान हमें समानता और समूह बनाने की आज़ादी जैसे महत्वपूर्ण अधिकार देता है। ये श्रमिकों की सुरक्षा करने वाले कानूनों को आकार देते हैं। प्रवासी श्रमिक अक्सर अपने अधिकारों को नहीं जानते या उनके लिए लड़ नहीं सकते। हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि नए नियमों के साथ उनके जीवन और कैसे बेहतर बनाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि पुराने नियमों का पालन कैसे किया जाए। हर किसी के लिए पैसा न्याय संगत बनाना। कुछ लोग कहते हैं कि प्रत्येक नागरिक को नियमित रूप से एक निश्चित राशि मिलनी चाहिए। यह वेतन को उचित बना सकता है और श्रमिकों को अधिक शक्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन हर कोई इस बात से सहमत नहीं है कि यह एक अच्छा विचार है या काम करेगा। वास्तविक जीवन के उदाहरण। कैब ड्राइवरों और डिलीवरी कर्मचारियों के साथ हमेशा यही व्यवहार नहीं होता है। यूनियनें इसे बदलने के लिए काम कर रही हैं। टेक उद्योग में लोगों को अच्छा वेतन मिलता है, लेकिन वे बहुत अधिक काम कर सकते हैं। यूनियनें चीज़ों को संतुलित करने में मदद कर सकती हैं। नई नौकरियां, नई समस्याएं। उबर या ज़ोमैटो जैसे ऐप यह कहना मुश्किल बना देते हैं कि कर्मचारी बॉस के कर्मचारी है या नहीं। यदि वे नहीं हैं तो वह उचित वेतन और स्वास्थ्य लाभ जैसी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। ऐप मैं रिया प्रवासी मजदूर की राजनीति के विषय में बात करने वाली हूँ। मौसमी प्रवासन ग्रामीण भारत में एक व्यापक घटना है जो दबाव और खिंचाव कारकों के संयोजन से प्रेरित है। दबाव कारकों में गरीबी, स्थानीय रोजगार के अवसरों की कमी और सूखे या बाढ़ जैसे प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियाँ जैसे कारक शामिल हैं। खींचने वाले कारकों में शहरी श्रम, बाजारों, उद्योगों और खेतों में काम की उपलब्धता शामिल है। 12 करोड़ से अधिक की संख्या वाले प्रवासी श्रमिक प्राथमिक रूप से विभिन्न चुनौतियों का सामना करने वाले क्षेत्रों से आते हैं। इन चुनौतियों में बारिश में कमी या बाढ़ जैसे मौसम से जुड़े मुद्दे, उपलब्ध भूमि के सापेक्ष अधिक जनसंख्या घनत्व और अनसुलझे सामाजिक या राजनीतिक संघर्ष शामिल है। बेहतर रोजगार के अवसरों का आकर्षण ग्रामीण निवासियों को शहरी क्षेत्रों या औद्योगिक केंद्रों की ओर पलायन करने के लिए प्रेरित करता है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे पारंपरिक प्रवासी भेजने वाले राज्यों को लंबे समय से ग्रामीण प्रवास के लिए जाना जाता है, लेकिन ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यहाँ तक कि पूर्वोत्तर जैसे नए क्षेत्र भी प्रवासी श्रम बल में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभरे हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जिनमें निर्माण क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता है, जो लगभग 40 मिलियन श्रमिकों को रोजगार देता है। अन्य प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू काम, कपड़ा उद्योग, ईंटें भट्टे, परिवहन, खदान और कृषि शामिल है। विभिन्न क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद प्रवासी श्रमिकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें महत्वपूर्ण कौशल, सूचना और सौदेबाजी की शक्ति की कमी शामिल है। नतीजतन वे अक्सर खुद को कम मजदूरी और खतरनाक काम करने की परिस्थितियों वाले शोषणकारी श्रम व्यवस्था में फंसा हुआ पाते हैं। इसके अलावा
प्रवासी श्रमिकों के पास अक्सर कानूनी पहचान और सुरक्षा का अभाव होता है, जिससे उनकी बेघरता बढ़ जाती है। राज्य की सीमाओं को पार करते समय उनकी कठिनाइयाँ विशेष रूप में स्पष्ट होती हैं, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त कानूनी और नौकरीशाही बाधाओं का सामना करना पड़ता है। प्रवासी श्रमिकों के राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान के बावजूद सरकारी नीतियां उन्हें पर्याप्त कानूनी या सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में काफ़ी हद तक असफल रही हैं। 1979 का अंतर्राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम, जिसका उद्देश्य उनके अधिकारों की रक्षा करना है, मौसमी प्रवास पर विश्वसनीय आंकड़ों की कमी के कारण शायद ही कभी लागू होता है। निष्कर्ष के रूप में, जबकि मौसमी पलायन भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्रवासी श्रमिकों को शोषण, कानूनी सुरक्षा की कमी और आवश्यक सेवाओं तक अपर्याप्त पहुंच सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन मुद्दों को हल करने के लिए सरकार और नागरिक समाज दोनों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि प्रवासी श्रमिकों को अब मैं उन मामलों के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ श्रम कानूनों का उल्लंघन हुआ है। पहला, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में उसके ठेके मजदूरों के संबंध में संभावित शोषण का खुलासा किया है। 1974 और 1997 से कार्यरत मजदूर लगातार विभिन्न ठेकेदारों के अधीन काम पर लौटते पाए गए, जिसमें से सुनियोजित शोषण का संदेह पैदा हुआ। जवाबी में अदालत ने कंपनी के प्रति उनके दशकों पुराने संभावना को स्वीकार करते हुए एचएएल को इनमें से 15 मजदूरों को स्थायी कर्मचारी के रूप में शामिल करने का आदेश दिया है। अनुबंध की शर्तों से विसंगतियों के कारण अदालत ने अनुबंधों को धोखाधड़ीपूर्ण माना और उन वर्जित ठहराने के एचएएल को प्रयास का खर्चा कर दिया। अदालत ने श्रमिकों के नियमित रोजगार के अधिकार पर जोर देते हुए विशेष रूप से एचएएल के पर्याप्त संसाधनों और राष्ट्रीय रक्षा जिम्मेदारियों को देखते हुए संवैधानिक रोजगार को कायम रखने के लिए एचएएल की आलोचना की। फैसले में लंबे समय से कार्यरत इन कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार और नियमितीकरण का आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जिसमें एचएएल के कार्यों को प्रणालीगत शोषण के रूप में निंदा की गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और आज मैं श्रम कानूनों के संबंध में संविधान में दिए गए प्रावधानों से संबंधित कुछ जानकारी प्रदान करूंगा। अनुच्छेद 19, 23, 24, 29, 41, 42, 43 और 43 ए मौलिक अधिकारों और राज्य की निदेशक नीतियों के बारे में बताता है। स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे कि अनुच्छेद 19 में उल्लिखित है, प्रत्येक नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता और संघ या यूनियन बनाने के अधिकार की गारंटी देता है। ये अधिकार एक संपन्न लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, जहां आवाज सुनी जा सकती है और प्रतिशोध के डर के बिना राय व्यक्त की जा सकती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जैसे कि अनुच्छेद 29, 41, 42 और 43 में उल्लिखित है, उन सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं जिनका राज्य को अपने नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए पालन करना चाहिए। काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार मौलिक अधिकार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति और परवाह किए बिना सभी को गारंटी दी जानी चाहिए। श्रमिकों की गरिमा और भलाई के लिए काम की उचित और मानवीय स्थितियां, मातृत्व राहत और जीवन यापन योग्य वेतन आवश्यक है। लेकिन इन कानूनों और सिद्धांतों के बावजूद हम अभी भी मजदूरों का शोषण और श्रम कानूनों का उल्लंघन देखते हैं। न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा और श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए सिस्टम की कमियों का फायदा उठाया जा रहा है। यह उन सिद्धांतों का मजाक और विश्वासघात है जिन पर हमारे देश की स्थापना हुई थी। और अब मैं हमारे देश के विभिन्न राज्यों में न्यूनतम मजदूरी के बारे में बात करूंगा। फिलहाल अगर हम 1 अप्रैल 2023 से कर्नाटक की न्यूनतम मजदूरी को देखें,
तो अकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन क्रमशः लगभग 14,000, 17,000 और 18,000 है। और अब यदि आप अन्य राज्यों को देखें तो यह अलग है, क्योंकि हर क्षेत्र में रहने की लागत अलग-अलग है। इन सभी कानूनों के बावजूद श्रम कानूनों का उल्लंघन निम्नलिखित तरीकों से होता है, जैसे कि ठेका मजदूरी, कर्मचारियों का गलत वर्गीकरण, न्यूनतम वेतन कानूनों का उल्लंघन, लंबे काम के घंटे और ओवरटाइम, स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों का अनुपालन न करना, अनौपचारिक क्षेत्र का शोषण, संघीकरण या सामूहिक सौदेबाजी में देरी करना, कानूनी पैंतरबाजी और देरी की रणनीति, उपटेकदारी और आपूर्ति श्रृंखला शोषण, प्रभावी प्रवर्तन और निरीक्षण का अभाव। अब समय आ गया है कि हमें खड़े हो और मांग करें कि हमारे मौलिक अधिकारों का सम्मान किया जाए और उन्हें बरकरार रखा जाए। हमारे लिए यह सुनिश्चित करने का समय आ गया है कि प्रत्येक नागरिक, पुरुष, महिला और बच्चे के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। अब समय आ गया है कि हम शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ें और एक ऐसा समाज बनाएं जहां सभी स्वतंत्रता और समानता के साथ रह सकें। गिग इकोनॉमी को हिंदी में भोजपुरी या फ्रीलांस इकोनॉमी कहा जाता है। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां लोग अपने काम को स्वतंत्रता के साथ करते हैं और सामान्य नियोक्ता के संबंध में स्थायी नहीं होते हैं। इसमें कामकाज अक्सर ऑनलाइन मंचों में मिलता है, जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो कामकाज के लिए मैचिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। गिग इकोनॉमी में लोग विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन डिलीवरी, डिजाइन, विपणन और वेब विकास। इंडिया में बहुत से ऐसे ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं देखे जा सकते हैं जो छोटे छोटे काम के लिए मजदूरों को रखते हैं और उन्हें उसी हिसाब से भुगतान करते हैं, जिससे उन्हें एक खतरनाक मानसिक जाल में फंसा लेते हैं। ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेगा अगर ज़्यादा क्लाइंट्स के काम एक्सेप्ट करेंगे और मजदूरों को स्ट्रेटेजिक तरीके से प्रचार किया जाता है ताकि वे डिलीवरी करते रहें और गिग्स को एक्सेप्ट करते रहें। इससे लोगों में एक झूठा स्वतांत्रिक मानसिकता भी पैदा होता है। असल में यह मजदूर को कंपनी के गुलाम बनाने की दिशा में जा रहे हैं। ऐसे कंपनीज अब लापरवाही से देखी जा रही हैं, जो सिर्फ मुनाफा के लिए भूखी हैं और अपने कर्मचारियों को सहयोग नहीं करती। जॉब के लिए बहुत सारे विकल्प न होने के कारण गिग इकोनॉमी में श्रम सप्लाई की अधिकता एक गिरावट की ओर की तेजी को दर्शाती है। चालकों ने महसूस किया कि उनका ऑपरेशन तंतु यह था कि उनके साथ अन्याय हुआ, उनके साथ गलतफहमी रखी गई और उन्हें कम वेतन मिला। लेकिन अधिकांश कामगारों को बाहर निकलने की शक्ति नहीं होती है। उन्हें खेल के नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि प्लेटफॉर्मों ने इसे घोषित किया। अगर आप हमारे साथ संयुक्त करने में खुश नहीं हैं, तो आराम से बाहर निकलें। बहुत से लोग हैं जो आपकी नौकरी करना चाहते हैं।